प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आज से पहले के दो वीडियो में हमने अध्याय संख्या 1 ईंट मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता कालीन कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की थी, जिनमें हमने पढ़ा था हड़प्पा का विस्तार, और हड़प्पा कालीन लोगों के रोजमर्रा के साधन, और इनका अन्य कुछ विशेष बातों पे हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ विशेष बिंदुओं को लेकर हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में, हड़प्पा की दुर्दशा कैसे हुई यानी हड़प्पा नष्ट कैसे हो गया, और मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला के बारे में आज विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। आज का जो ये हमारा वीडियो है वो रहने वाला है विशेष रूप से कृषि प्रौद्योगिकी, गृह स्थापत्य और हड़प्पा नष्ट कैसे हो गया इसके बारे में। हड़प्पा के लोग कृषि का व्यवसाय करते थे। हमने पहले के वीडियो में पढ़ा था कि हड़प्पा को दो भागों में बांटा गया। हड़प्पा को कितने भागों में बांटा गया? हड़प्पा को दो काल खंडों के अंदर बांटा गया था। पहला आरंभिक हड़प्पा संस्कृति और दूसरा आपकी प्रवर्ती या विकसित हड़प्पा संस्कृति। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के 5 क्षेत्रों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था, और प्रवर्ती या हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्रों के बारे में भी बताया था। मैंने बताया आपको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन व्यवसाय करते थे। कौन सा व्यवसाय करते थे? पशुपालन व्यवसाय। जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ी, इन्होंने पशुपालन के साथ साथ कृषि व्यवसाय शुरू कर दिया। तो एक प्रश्न आ जाए, अगर किस हड़प्पा के किस कालखंड के अंदर कृषि व्यवसाय की शुरुआत हुई, तो प्रवर्ती या विकसित हड़प्पा सभ्यता के कालखंड के दौरान। कृषि, जब मैंने क्षेत्र बताया उस समय आपको बताया था कि चोलिस्तान और बनावली नामक क्षेत्रों से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। हम किस प्रकार कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे? तो इसके बारे में कुछ विशेष पॉइंट आपके सामने दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप में मिले हैं। कहां से? चोलिस्तान और बनावली से। चोलिस्तान क्या है? चोलिस्तान वो क्षेत्र है जो थार के रेगिस्तान से लगा पाकिस्तान का क्षेत्र। पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो चोलिस्तान के नाम से जाना गया। दूसरा, हम किस आधार पे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे? और यहाँ के लोग कृषि का व्यवसाय है जो सिंचाई से करते थे। कृषि में सिंचाई भी करते थे। सिंचाई, नहरों के अवशेष मिले हैं कहां से? सोर्त हुई अफगानिस्तान से। शुरुआत में मैंने बताया था कि हड़प्पा वर्तमान के 3 देशों में विद्यमान सभ्यता थी, जिसमें भारत, आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में फैली हुई ये सभ्यता थी। तो नहरों के अवशेष मिले हमें सोर्त हुई अफगानिस्तान से। तीसरा, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हमें कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। और हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। वर्षभ का मतलब होता बेल। वर्षभ की आकृति हड़प्पाई मोहरों से, शुरुआत में बताया था ना मैंने, हड़प्पाई मोहरें एक विशिष्ट कलाकृति है। क्या है? विशिष्ट कलाकृति है। ये किससे बनी हुई होती थी? सेलखड़ी नामक पत्थर से। किससे? सेलखड़ी पत्थर से। इनके एक साइड, इनके मोहरों के 2 तरफ थे। एक तरफ जानवरों का चित्रांकन और एक साइड हड़प्पा की रहस्यमय लिपि, जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका। 5वां पॉइंट, यहां से जलाशयों के अवशेष भी मिले हैं। कहां से? धोलावीरा से। आइए, धोलावीरा कहां है? धोलावीरा है गुजरात के अंदर। धोलावीरा कहां है? गुजरात में। मानचित्र में विशेष रूप से ध्यान रखना, मानचित्र भी आता है आपके 5 नंबर का।
उसमें कई बार आ जाता है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। सोरतपुर अफगानिस्तान में। चोलिस्तान थार के रेगिस्तान से बना लगा हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र। बनावली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, मिताथली हरियाणा। यहाँ के लोग प्रमुख रूप से कौन से जो फसलें हैं उनको उपजाते थे? तो गेहूं के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, जो सफेद चना और बाजरा। ये है हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी। अगर आपसे प्रश्न बोर्ड के अंदर पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वास्तव में कृषि कार्य करते थे, आप किस साक्ष्य के आधार पे कह सकते हैं, तो आपको ये 5 पॉइंट विशेष रूप से लिखना है। पहला पॉइंट, यहाँ से मिट्टी के मिले हल्के प्रतिरूप मिले। कहां से? चोलिस्तान और बनावली से। दूसरा, नहरों के उससे सोर्त हुई अफगानिस्तान से। तीसरा, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा हनुमानगढ़ से। चौथा, वर्षभ की आकृति मोहरों से मिली है, यानी वर्षभ यानी बैलों का उपयोग ये खेती के व्यवसाय में करते थे। बैलों का उपयोग कहां पे करते थे? कृषि कार्य में करते थे। अब हम पढ़ेंगे लाहौर अपना ये हड़प्पा की दुर्दशा के प्रमुख कारण। एक आगे स्तूप वाले पाठों में पढ़ोगे आप, सांची नष्ट हो गया, अमरावती बच गया। इसी प्रकार प्रश्न आ जाएगा कि हड़प्पा नष्ट हो गया और मोहनजोदड़ो बच गया, इसका कारण क्या था? हड़प्पा के नष्ट होने का प्रमुख कारण है लाहौर से मुल्तान तक जो रेल लाइन बिछाई गई। कब? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो रेल लाइन बिछाई गई, तो जो ईंटें थी उनमें उपयोग में ली गई, वो हड़प्पा स्थल से ले जाएगी, जिसके कारण हड़प्पा क्या हो गया? नष्ट हो गया। जिसके कारण हड़प्पा क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब आगे एक विशेष पॉइंट लिखा हुआ है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल, जिन्हें कहा जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक। भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहा जाता है इन्हें। कौन थे ये? ये थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य के बारे में। कई बार बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य के बारे में विशेष रूप से विवरण लिखिए या विवरण लिखिए। तो आपको पहले भी बताया गया था कि मोहनजोदड़ो को विशेष रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया था, बांटा गया था। मोहनजोदड़ो जो बस्ती थी उसे दुर्ग और निचला शहर के रूप में विभाजित किया गया। तो जो घर थे, दुर्ग का विशेष विवरण हमने पहले के जो वीडियो में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे निचला शहर या घर। मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य में निचला शहर पूर्णतः आवासीय भवनों से निर्मित था। यहाँ पर आम जनता रहती थी, न कि शासकीय वर्ग। भवन आंगन पर केंद्रित था और आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। आज के अधिकतर भवन हमें इसी स्वरूप में देखने को मिलते हैं। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस आंगन का क्या काम था। ये आंगन का काम क्या था? आंगन का कार्य था, आंगन के अंदर लोग क्या काम करते थे? आंगन के अंदर सूत कताई व खाना पकाने का काम किया जाता था। खाना पकाने का काम कौन से मौसम में? एक तो शुष्क व शीत मौसम में। शुष्क व शीत मौसम के अंदर कताई और खाना पकाने के लिए आंगन का केंद्रीय स्वरूप में प्रयोग किया जाता था। भूतल पर बनी दीवारों की खिड़कियां नहीं थी। अब भूतल पे अगर दीवारें बनी हुई है, खिड़कियां नहीं है, तो इसका मतलब है ऊपरी तल भी और था, यानी मकान है वो बहुमंजिला भी थे। मकान है वो बहुमंजिला भी थे। और अगर बहुमंजिला मकान थे तो उन पे ऊपर जाने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे सीढ़ियां भी लगी हुई होती थी। तो मकानों के कुछ घरों पर या कुछ आवासों पे सीढ़ियों के संकेत, मतलब पुरातात्विक संकेत भी मिले हैं। मुख्य द्वार से आंतरिक भाग व आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। ईंटों के फर्श से बना एक स्नान घर होता था। प्रत्येक आज भी होता है और मोहनजोदड़ो काल में भी था।
जल निकासी के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था थी वो कौन सी पद्धति पे थी? ग्रिड पद्धति के आधार पे बनाई जाती थी। ग्रिड पद्धति का मतलब है समकोण पर काटना। ग्रिड पद्धति का मतलब समकोण पर काटना। जल निकासी हेतु निर्मित नालियां दीवार के माध्यम से सीधी सड़कों के किनारे बनी मुख्य नालियों से जुड़ी हुई होती थी। कुछ घरों के अंदर कुओं के अवशेष मिले। मोहनजोदड़ो में कुछ घरों के अंदर कुओं के अवशेष मिले। तो कुएं अगर बनाए गए थे तो मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी? कुओं की संख्या कितनी है? 700। और इन कुओं का उपयोग कौन लेता था? तो सामान्य जन और दूसरा राहगीर। राहगीर कहा जाता है जो रास्ते पे चलता, पथिक। अब मोहनजोदड़ो की जो नालियों की व्यवस्था थी उसके बारे में अर्नेस्ट मेके ने क्या कहा? अर्नेस्ट मेके ने कहा कि जो मोहनजोदड़ो की नालियां हैं या मोहनजोदड़ो क्षेत्र है, ये निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सर्वथा प्राचीन प्रणाली है। निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सर्वथा प्राचीन प्रणाली है। ये किसने कहा इसके बारे में? अर्नेस्ट मेके ने। अर्नेस्ट मेके की पुस्तक का नाम है अर्ली इंड्स सिविलाइजेशन, 1948 के अंदर ये पुस्तक है वो प्रकाशित हुई। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। आगे कल पढ़ेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।